पोटेंशियलिटी क्या है उसको ढूंढना है और उसी बेस पे उसको फिर शिक्षा शुरू होगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ था। व्यक्तित्व विकास के लिए बोलते हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए बोलते हैं, समाज सेवा के लिए बोलते हैं। यही सब पॉइंट्स जैसे नैतिकता, आध्यात्मिकता, जैसे संस्कृति और आध्यात्मिकता के बारे में, जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में ज्योति मैडम ने बहुत डिटेल में कही है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम कैसा है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लाया गया है उसी चीज़ को कि इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है उसी को कैसे हर सब्जेक्ट में लागू किया जाएगा। लेकिन जब सिलेबस तैयार हो रहा था, हम इसके ऊपर एक छोटा सा बात कहना चाह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में फिलोसफी का पैटर्न फिट नहीं होगा। जैसे ये बात मैडम ने भी कही है कि हम लोग व्हाट्सएप में कैसे इस सब चीज़ को देखते हुए उसको फिलोसफी कहते हैं। तो एथिक्स जो है, एथिक्स फिलोसफी में हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में कुछ कुछ चीज़ एथिकल पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिलोसफी की तरह नहीं पढ़ते हैं। जैसे फिलोसफी में हम लोग जैसे एक मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, फिलोसफी का भी एक लॉजिकल सिस्टम वाइज हम लोग पढ़ते हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट में इतना लॉजिकल सिस्टम वाइज फिलोसफी नहीं होता है। इसीलिए दूसरे लोग जब फिलोसफी का चर्चा करते हैं, वो फिलोसफी की तरह हम लोग फिलोसोफर जो फिलोसफी पढ़ते हैं वो जिस तरह से फिलोसफी का सोच पाते हैं, जिस तरह का फिलोसफी बना पाते हैं, कोई पेपर बना पाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का जब फिलोसफी टॉपिक के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो इतना लॉजिकल, इतना फिलोसफिकल ढंग से हम लोग नहीं बना पाते। तो इंडियन ये जो नॉलेज सिस्टम नया सिलेबस में दिया गया है, ये हम अपना जो कुछ चुनौतियों के बारे में बताएंगे, उसमें चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आए हैं। कुछ जैसे एक लाइन हम कहना चाहेंगे बंगाली में कि ओठो जागो, যতক্ষণ না আপনার লক্ষ্য প্রাপ্তি হয় ততক্ষণ না আপনি আপনার লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা করে যান। जैसे हिंदी में उसका बोलते हैं कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मेरा एक दोस्त है जो रांची से आई है, तो उसका टिकट नहीं हुआ था बीच वाला पोर्शन का, मतलब रांची से उसका दिल्ली हो गया है, लेकिन दिल्ली से जम्मू तक उसका टिकट नहीं मिला। तो फिर वो अकेला वो दिल्ली से वो गए हैं बस स्टॉप, और वहीं से अकेला साथ वो बस का टिकट किए हैं और यहीं पर आए हैं। मतलब उसका लक्ष्य था हमको यहीं पर अटेंड करना है, तो उसके लिए उसको बीच में जितने सारा बाधक आए हैं वो उसका कवर किए हैं। तो इसी को विवेकानंद बोलते हैं कि व्यक्तित्व को विकास। तो व्यक्तित्व विकास के लिए अपने अंदर जो है उसी को प्रकाश कर, अपना लक्ष्य जो है उसी के लिए दिशा में जाओ जब तक उसको प्राप्त ना हो जाए। बीच में जितना मेथोडोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि ये के लिए बीच में ऑब्जेक्टिव होते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कवर करते जाना होगा। एक मूवी का डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसके साथ हम इसको रिलेट किए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री के बारे में कहा गया है, जैसे विवेकानंद व्यवहारिक शिक्षा के बारे में बोले हैं कि जैसे हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, फिलोसफी के साथ साथ हम कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं, दूसरे चीज़ भी सीख सकते हैं। तो ये आनुष्ठानिक रूप से जैसे इंस्टीट्यूशन में मिल जाएगा, ये तो और बढ़िया होगा। जैसे हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में एमए किए हैं, तो फिलोसफी पढ़ते पढ़ते हम कंप्यूटर भी पढ़े हैं, तो सब यूनिवर्सिटी में इसका फैसिलिटी नहीं होगा। इतने सारा ईडी जो सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट जो है तो नहीं होगा। लेकिन अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में उसका आया है कि आप कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन वो एंट्री और एग्जिट का कैसे होगा वो अभी तक स्टूडेंट को तो अच्छा से नहीं पता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सारा टीचर लोगों को भी अभी नहीं पता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे किया जाएगा। तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उपलब्ध नहीं है कि मल्टी एंट्री के लिए कैसे होगा। ठीक है सर, मल्टी एंट्री के लिए कैसे होगा और एग्जिट के लिए कैसे करेंगे। और आपको बहुत दिल्लत करना पड़ा है तो मल्टी, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात है कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है एजुकेशन के लिए। तो इसीलिए बचपन में मातृभाषा में एजुकेशन देने के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे विवेकानंद ने कहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको लागू किया गया है मातृभाषा को। मातृभाषा के साथ साथ विदेशी लैंग्वेज अर्थात और भी भाषाएं उसको सीखने को मौका मिला है। तो जैसे हम रामकृष्ण मिशन में हिंदी सीखे हैं, पहले मेरा हिंदी लैंग्वेज नहीं था, बंगाली में पढ़े हैं, और उसके साथ रामकृष्ण मिशन में सीखे हैं। ये कोई
फिलोसफी पढ़ते पढ़ते उसी में मिल जाता तो और कितना अच्छा होता। वो अभी नया नया चालू हुआ है। तो कंक्लूजन यही कहना चाह रहा कि एजुकेशन पॉलिसी का तो बहुत सारा चीज़ अच्छे चीज़ लाने कोशिश किया गया है, वो बहुत अच्छा होगा। उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बनाया जाएगा और टीचर लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है यूजीसी से, वो स्टूडेंट लोगों को भी और अच्छा तरीके से मिल जाएगा। तो टीचर स्टूडेंट जो कॉम्बिनेशन है वो और अच्छा बनेगा। और इस नए एजुकेशन से ही और भविष्य में क्या क्या बन सकता है उसके बारे में भी हम बाद में और चर्चा कर सकते हैं कि इसमें और क्या क्या कमियां हैं और क्या उसमें बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू। सर इन्होंने कहा कि आपके अपने अंदर जो है उसी को निकालना है, तो क्या आपके अंदर सब कुछ पहले से है बिना गुरु के माध्यम का? नहीं, वो आप उसको गलत ले रहे हैं। उसका तो माध्यम तो आपको लेना होगा, तो आपके अंदर ही तो आएगा। लेकिन जैसे बीज बड़ा वाला आपका पेड़ बनेगा, तो आप बोले बिना पानी से बिना उसका तो बनेगा, उसके अंदर वो है तब ना बड़े हो रहे हैं। बोलिए ना, तो जो सीधा बोल रहे कि जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालो, तो माध्यम तो रहता है ना। हाँ, तो बिल्कुल माध्यम रहता है कि सबके अंदर होता है, डालना पड़ता है। देखिए सर 5-6 मिनट में पूरा कवर नहीं कर पाइएगा। थैंक यू। डॉक्टर प्रिया कुमारी दुबे। सब जगह हो गया आपका पेपर है। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं प्रिया दुबे रांची विश्वविद्यालय रांची से हूँ और मेरे शोध पत्र का विषय है कश्मीर की दार्शनिक परंपरा और सांस्कृतिक दृष्टि। कश्मीर की दार्शनिक परंपरा और सांस्कृतिक दृष्टि। देश प्रदेश सबकी अपनी एक अलग संस्कृति होती है। इसी प्रकार कश्मीर प्रदेश की भी अपनी एक अलग संस्कृति रही है। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, विचार, सिद्धांत, रीति रिवाज, गीत संगीत सभी कुछ समाया हुआ है। यह संस्कृति उतनी ही ज्वलंत और श्रेष्ठतम है जितनी कि यहाँ के समाज के चिंतन का धरातल है। प्राचीन समय से ही कश्मीर अपनी प्राकृतिक छटा और अपनी अनोखी संस्कृति के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर में हिंदुओं, बौद्ध, जैन, मुसलमान, सिख आदि सभी धर्मों के लोगों ने आकर अपनी संस्कृति और क्रियाकलापों से कश्मीर घाटी को पोषित किया है। आज जो संस्कृति बनी है वह मूलतः इन्हीं विभिन्न धर्मों की देन है। भारतीय संस्कृति के विकास में कश्मीर का अनर्थ योगदान रहा है। बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन आदि के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक संपदा को कश्मीर की धरती ने पल्लवित और पोषित किया और फिर इस अजर अमर संस्कृति को समस्त मानवता के कल्याण के लिए विश्व भर में बिना किसी भेदभाव से विकीर्ण कर दिया। सर्वप्रथम कश्मीर में नील मुनि द्वारा नाग पूजा पर आधारित दर्शन का विकास हुआ और सम्राट अशोक के समय ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मध्य कश्मीर में बौद्ध मत का प्रवेश हुआ। अशोक के समय अनेक बौद्ध विहार, मठ, मंदिरों का निर्माण हुआ और कश्मीर में बौद्ध मत फैला, परंतु ब्राह्मण उससे अप्रभावित रहे और उन्होंने अपने जटिल कर्मकांड की पवित्रता बनाए रखी। ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सम्राट अशोक भी प्राचीन शिवालयों में पूजा करने जाते थे और बौद्ध मत कश्मीर में 638 ईस्वी तक लुप्त हो गया। 9 शताब्दियों तक फैलने के बाद ये अनेक कबीलों में घुल मिल गया, लेकिन इसने सनातन धर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया। श्री आनंद कौशल लिखते हैं कि भारत भर में पुरातन से ही काशी और कश्मीर शिक्षा के लिए विख्यात थे, परंतु कश्मीर काशी से आगे निकल गया। काशी के विद्वानों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कश्मीर आना पड़ता था। आज भी काशी के लोग बच्चों को अक्षर ज्ञान समारोह के समय पवित्र जनेऊ सहित कश्मीर की दिशा की ओर 7 पग चलने को कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पवित्र धागा कश्मीर जाने और वहां से लौटने का प्रतीक माना जाता है। कश्मीर की भूमि प्राकृतिक संस्कृति की उद्गम स्थली रही है जो पूरे विश्व में फैली और भारतीय जीवन पद्धतियों के प्रचार प्रसार में कश्मीर का विशेष योगदान रहा है। कश्मीर विभिन्न मतों का आश्रय स्थल भी रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि वैदिक काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर हिंदू संस्कृति, धर्म और दर्शन का एक प्रधान केंद्र रहा है। कश्मीर हिंदू समाज में अभी भी प्राचीन संस्कृति की शाश्वत
ऊर्जा अपनी श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और जीवन पद्धति में निरंतर प्रकाशमान है। प्रत्येक सनातनी हिंदू परमात्मा की पंचायतन के रूप में उपासना करता है। नागार्जुन की गणना प्राचीन भारत के महान दार्शनिकों में की जाती है। वह कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। कनिष्क ने अश्वघोष और वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध परिषद आयोजित की और कश्मीर शैव दर्शन का उद्गम स्थल है। कश्मीर का हिंदू समाज 80% शिव का ही उपासक है। शैव दर्शन कश्मीरी जीवन की आत्मा है। कहते हैं वैष्णव भक्त रामानुज भी शास्त्रार्थ के लिए मद्रास से कश्मीर तक की लंबी यात्रा करने पर बाध्य हो गए। कश्मीर में शैव साहित्य के विशाल भंडार आज भी मिलते हैं। विष्णु और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। अनेक लोग तांत्रिक और शाक्य मत के अनुयायी थे। प्रत्येक परिवार सारिका, याज्ञा, ज्वाला और बाला नामक 4 देवियों में से 1 या 2 देवियों का अन्य भक्त होता था। प्रारंभ से कश्मीर विद्वानों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि मुनियों, मठों, मंदिरों, विद्यापीठों और आध्यात्मिक केंद्रों की इस भूमि में दिग्विजयी विद्वान उत्पन्न किए और ये सब कश्मीरी पंडित कहलाए। ज्ञान रखने वाला और बांटने वाला पंडित होता, अतः ज्ञान की भूमि की जाति पहचाने पंडित से प्रसिद्ध हो गई और कश्मीर और पंडित दोनों एकाकार होकर समानार्थी हो गए। कश्मीर और शैव मत का संबंध प्राचीन क्षेत्र से माना जाता है। कश्मीर शैव दर्शन की सामान्य परंपरा से हटकर एक ऐसा दर्शन है जो कि वैदिक धर्म को स्वीकार करते हुए भी अपने शुद्ध आगमिक स्वभाव को अपनाए हुए है। कश्मीर शैव दर्शन को प्रतिभिज्ञा, स्पंद और त्रिक नाम से भी जाना जाता है। त्रिक समूहों के अंतर्गत शिव शक्ति को उपयुक्त माना जाता है और शैव दर्शन जो कि वैदिक परंपरा के साथ साथ अपने शुद्ध आगमिक स्वभाव को भी अपनाए हुए है। निष्कर्षतः मैं कह सकती हूँ कि कश्मीर सदियों से विद्या का केंद्र तथा संस्कृत वाङ्मय के अनेक विद्वानों की जन्मस्थली तथा कर्मस्थली रहा है, जिसके कारण कश्मीर को भारत का सिरमौर कहा जाता है। लेकिन आज आतंकवाद जैसी घोर विभीषिका के कारण देश में जो भयाक्रांत की स्थिति है, उससे विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र प्रभावित है। कश्मीर जो कि धरती का स्वर्ग माना जाता रहा, जिसके मूल कारण में कश्मीर की प्राकृतिक सुषमा तथा वहाँ के विद्वानों का प्रकाश रहा है। इन दोनों ने मिलकर कश्मीर के बाह्य तथा आंतरिक कलेवर को सौंदर्य से परिपूर्ण कर दिया है। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं, विभिन्न पुष्पों से युक्त हरी भरी पर्वत उपत्यकाओं, सेब, अंगूर, अखरोट, अनानास और जैसे फलों और देवदारों की वृक्षों की पंक्तियों को अपनी गोद में सजाए, डल जैसे तमाम पुष्प युक्त झीलों को अपनी सुंदरता की परिधि में समेटने वाले सैलानियों के स्वर्ग और पृथ्वी के अमरों का देश बाबा अमरनाथ का क्रीड़ा स्थल जम्मू कश्मीर आज हिंसा के झंझावतों का शिकार हो रहा है। उसका अमृत तो मिट्टी में मिल रहा है। आए दिन सामूहिक नरसंहारों से रक्त की धाराएं प्रभावित हो रही है। अतः वहां से उत्पन्न इस समस्या से सारा देश चिंतित है। भारत का भाल खतरे में है। कश्मीर शैव दर्शन में शिक्षा सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। अतः कश्मीर की दार्शनिक परंपरा और सांस्कृतिक दृष्टि के आधार पर दार्शनिक विचारों और परंपराओं के संबंध में कश्मीर का शेष भारत से स्पष्ट दिखाई देता है। और इन सब के अतिरिक्त चरक के आयुर्वेद, पामिनी के व्याकरण, कलहन की राज तरंगिनी, विल्हन के संगीत में शेष भारत की परंपराएं व दर्शन दृष्टिगत होते हैं। आखिरी 2 बचे हैं। अंकित समाधिया मैं अंकित समाधिया सांची बोध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची रायसेन से PhD शोधार्थी हूँ। मेरा शोध पर शीर्षक है स्वामी विवेकानंद के दर्शन में शिक्षा का समाज उपदान में योगदान।
इस शोध आलेख में स्वामी विवेकानंद के दर्शन में शिक्षा का समाज उत्थान में योगदान की चर्चा की गई। शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करती है और एक महान व्यक्तित्व ही समाज उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पद्धति मानव निर्माणकारी और समाज निर्माणकारी है, अर्थात ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति के चरित्र का विकास करे, ऐसी शिक्षा जो उसके दोषों को दूर करे, उसके दोषों का परिमार्जन करे और उसके सद्गुणों व सकारात्मक मूल्यों का आघात करे, उसे नैतिक मूल्य दे, उसे सामाजिक मूल्य दे, उसके चरित्र में जितनी कमियां हैं उन्हें दूर करके उसे परिष्कृत करने का कार्य करे। स्वामी विवेकानंद एक प्रखर चिंतक होने के साथ साथ समाजसेवी संत भी थे। वे भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिलाने में कामयाब रहे। स्वामी जी ने अपने अल्प जीवन काल में ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की परिकल्पना की थी। स्वामी विवेकानंद के जन्म को 1.5 सदी बीत चुकी है, तथापि आज भी उनके संदेश प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। संपूर्ण समाज के भविष्य की दिशा तय करने में भी उनकी शिक्षा निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने की क्षमता रखती हैं। स्वामी जी एक नव वेदांती थे। आज वेदांत दर्शन को विज्ञान की मान्यता मिलने लगी है, जिससे स्वामी जी की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो गई हैं। विवेकानंद का जीवन शिक्षा दर्शन आदर्शात्मक के साथ साथ व्यवहारिक भी है। उनके अनुसार उच्च शिक्षा को हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए। विवेकानंद ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते जो मनुष्य को जीवन रहते रोटी ना दे सके और मरने के बाद स्वर्ग के अनंत सुख का स्वप्न दिखाता हो। इसका तात्पर्य यह है कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा को व्यवहारिक बनाना चाहते हैं। एक वास्तविक शिक्षित व्यक्ति मरणोत्तर जीवन के काल्पनिक सुखभोग के स्थान पर वर्तमान जीवन के संघर्ष के उपरांत मिली तनिक विक्षांतरी को भी श्रेयस्कर समझेगा। विवेकानंद ऐसी शिक्षा के अभिलाषी हैं जिससे चरित्र निर्माण होता हो, जिससे मन और बुद्धि की शक्ति बढ़ती हो। ऐसी शिक्षा में आवश्यक गुण उपस्थित हों जो जिज्ञासु को अपने पैरों पर खड़ा करने में सक्षम होगी। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे समाज सेवी थे और उनके अपने समस्त जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए हैं: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्म त्याग। उपयुक्त 5 तत्वों के अनुशीलन से व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व तथा देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य साधो और दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तन्मयता के साथ जुट जाओ। इसलिए स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट विचार था कि भारत में समाजवाद तब तक उन्नति नहीं कर सकता तब तक मानव अध्यात्म एवं लोक कल्याणकारी भावना से न जुड़े। समाजवाद का मूल स्वर है सामाजिक जागृति। इस विचार के अनुसार स्वामी जी का कहना है कि मानव और समाज का आंतरिक संबंध एवं समस्त विश्व समाज मानव समाज के एकत्व में निहित है। सही अर्थों में समाज तभी प्रगति करेगा जब मानव समाज केंद्रित सम्मानकारी भावना से प्रभावित होगा। इसी अर्थ में मानव को संकीर्णता की अपेक्षा विश्व बंधुत्व एवं सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। स्वामी जी जहाँ एक और समाज उद्धान के लिए सम्यक उपदेश देते रहे, वहीं दूसरी ओर उनका ध्यान भारत की आर्थिक दुर्दशा को सुधारने में केंद्रित था। उनका कहना था कि भूखा रहकर धन नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब पड़ोसी भूखा मरता हो तब मंदिर में भोग चढ़ाना पाप है और तब मनुष्य दुर्बल और क्षीण हो तब हवन में घृत डालना अमानुषिक काम है। स्वामी जी ने कहा था कि भारतवर्ष के गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों की दशा का स्मरण कर मेरा हृदय फटा जाता है। ये दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। निर्दय समाज के द्वारा अपने ऊपर होने वाले आघातों का वे अनुभव तो करते हैं, पर वे जानते नहीं हैं कि आघात कहाँ से आ रहे हैं। ये वे भूल गए हैं कि वे मनुष्य भी हैं। स्वामी विवेकानंद ने समाज उद्धान में नारी शिक्षा पर बहुत बल दिया है। विवेकानंद के अनुसार महिला सशक्तिकरण के लिए उनके समक्ष पुरुषों के समान ही समान अवसरों की उपलब्धता होना आवश्यक है। नारियों के शोषण को केवल उन्हें शिक्षा के अवसर देकर ही रोका जा सकता है। एक शिक्षित समाज ही नारी के उद्धान की मुखवाहिका है, क्योंकि ऐसी आदर्श नारी से ही सामाजिक जीवन के मूलभूत मूल्यों को सीखा जा सकता है। इसीलिए स्वामी जी ने ब्रह्मचारिणियों के साथ साथ ब्रह्मचारिणियों का भी आह्वान किया है, ताकि वे मातृसम अनासक्त भाव से समाज सेवा का जीवन आदत अपना बना सकें। स्वामी विवेकानंद समाज उद्धान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं के योगदान को मानते थे। उनके अनुसार युवा ही समाज का भावी कर्णधार है। उनका कहना था कि यदि मुझे 100 ऐसे युवक मिल जाएं
जो पूरी निष्ठा, एकाग्रता, निस्वार्थ भाव से मेरे साथ काम करें तो मैं इस भारत की काया ही पलट दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि पूरी निष्ठा पूर्वक एकाग्रता के साथ कर्म में तल्लीनता, निष्कर्षता इस प्रकार से स्पष्ट है कि स्वामी विवेकानंद के बहुआयामी विराट व्यक्तित्व में समाजवादी विचार समाहित है। निश्चित रूप से इस उपभोक्तावादी भौतिकवादी युग में स्वामी जी की शिक्षाएं समाज के उन्नयन में संजीवनी सिद्ध होंगी। और हम कह सकते हैं कि समाज उत्थान में स्वामी जी ने जिन शिक्षाओं को हमारे समक्ष रखा है, यदि हम उन्हें अपना लें तो समाज अपने नए आयाम को स्पर्श करने में समर्थ होगा। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के महान उद्घोषक, मानवता के महान पोषक समाजसेवी विवेकानंद की शिक्षाएं समाज उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। धन्यवाद। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। सर आपने भी कहा, इसके पहले सर ने भी कहा विवेकानंद की शिक्षा नीति पे, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो महर्षि विवेकानंद जी ने शिक्षा नीति की बात कही उस समय कि इनहेरेंट टैलेंट को पे शिक्षा दी जाए, वही आज की नवीन शिक्षा नीति में भी है। लेकिन क्या ऐसा आपको नहीं लगता सरकार की अन्य योजनाओं की तरह ये नई शिक्षा नीति भी बस्ते में जा रही है? क्योंकि न तो तरीके से शिक्षकों को ट्रेनिंग मिल रही है, न तो कोई क्लियरिटी है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार की अन्य योजनाओं की तरह कहीं फ्लॉप ना हो जाए या ठंडे बस्ते में न चली जाए, क्योंकि अभी तक कहीं कोई क्लियरिटी नहीं आई है। मैम शिक्षा तो आई है अपने मतलब पाठ्यक्रम में, लेकिन चरित्र नहीं आया। मतलब जैसे नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई है, कोशिश तो की गई कि व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, लेकिन वो केवल ऑन पेपर है। मैं भी शिक्षिका हूँ, मैं देख रही हूँ उस चीज़ को, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। क्लैरिटी नहीं है शिक्षकों में भी और छात्रों में भी। तो क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार की अन्य योजनाओं की तरह ये भी धीरे धीरे करके कहीं भटक जाए? आपको इसमें क्या लगता है? हाँ, मैं बस नया सुधारती हूँ, अभी अध्ययन चल रहा है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह सकता। सुधांशु जी लास्ट वक्ता। अपन नहीं होना चाहिए, नहीं आ रहा, कवर नहीं हो रहा, कवर। आज के इस सत्र के सम्मानित अध्यक्ष हमारे अग्रज डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह सर, आदरणीय समन्वयक महोदय और हमारे सभी साथी प्रतिभागीगण, मैं आप सबों को सबसे पहले बहुत बधाई देता हूं कि आज का यह सत्र बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने संचालित किया है। और मेरा लास्ट पेपर है और पेपर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, बल्कि उसके मुख्य बिंदुओं को मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। और फिर अगर आप लोग कुछ पूछेंगे तो ज़रूर मुझे कुछ बोलने का अवसर मिलेगा। मैं अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग कुछ पूछें, ताकि मैं, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं को मैं अभी छोड़ करके सिर्फ कुछ बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद, गांधी, अंबेडकर, यानी कि गांधी और अंबेडकर के दृष्टि में राष्ट्रवाद, ये मेरा टॉपिक है। और इसे मैंने 5 भागों में बांट करके तैयार किया है। और सर्वप्रथम तो भूमिका में मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि क्या भारत पहले राष्ट्र था या नहीं, अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या स्थिति हुई, और गांधी और अंबेडकर क्या मानते हैं, इस बात को मैंने भूमिका में दिया है। और दूसरे खंड में मैंने गांधी के राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद के संबंध में गांधी की क्या दृष्टि है। और तीसरे खंड में मैंने अंबेडकर के राष्ट्रवाद को सामने लाने का प्रयास किया है कि क्या अंबेडकर राष्ट्रवादी थे या राष्ट्र के विरोधी थे, क्या थे, दलितों के नेता थे कि पूरे राष्ट्र के नेता थे, इसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और चौथे खंड में मैंने दोनों विचारकों के विचारों के बीच में कुछ समानताएं और भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और अंत में मैंने अपना कुछ विचार निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। ये छोटी सी उसकी भूमिका है। तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत का सबसे पहले तो एक राजनीतिक शोषण तो किया ही, यहाँ पर एक साम्राज्यवादी सरकार की स्थापना करके, लेकिन उससे भी अधिक उन्होंने यहाँ का आर्थिक शोषण किया। और आर्थिक शोषण से भी ज़्यादा जो उन्होंने किया, यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट किया, हमारी परंपराओं को नष्ट किया। और उन्होंने पूरी दुनिया भर में
बहुत तरह का झूठ प्रचारित कर दिया अपने शोध के माध्यम से, अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से, और पूरी दुनिया में यह प्रचारित हो गया कि भारत जो है वह सिर्फ भिखारियों का, सन्यासियों का, लुटेरों का, सपेरों का देश है। और इससे भी बड़ी बात ये प्रचारित हो गई कि भारत के लोग जो है आपस में झगड़ते रहते हैं, उनमें एकता नहीं है, उनमें राष्ट्रीयता नहीं है, सभी अलग अलग हैं, सबका नस्ल अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबकी कामनाएं अलग हैं, महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, आपस में मिलके वो रह ही नहीं सकते। इस तरह का विचार उन्होंने प्रचारित किया और उन्होंने यह भी प्रचारित कर दिया कि हम जो आए भारत में तभी भारत एक राष्ट्र बना, नहीं तो ये तो बिखर जाता, टूट जाता, खत्म हो जाता, भारत के लोगों को शासन करने ही नहीं आता। ये सारी बातें उन्होंने पूरी दुनिया भर में प्रचारित किया। इस प्रचार का एक दुष्परिणाम क्या हुआ, वो हमारे भारतीयों के मानस में भी वो बातें बैठ गई और हमारे भारतीय विचारक भी, हमारे भारत के लोग भी मानने लगे कि सचमुच बात तो सही कह रहा है, ये हमारे मन में भी बैठ गई। तो ऐसे परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रवाद को जगाए बिना भारत को स्वतंत्र करने की कल्पना मुश्किल हो रही थी। तो ऐसे समय में बहुत सारे विचारकों ने इस दिशा में प्रयास किया है और उसमें गांधी भी एक महत्वपूर्ण विचारक हैं और वो कहते हैं कि नहीं, भारत जो है बहुत पहले से राष्ट्र रहा है, अंग्रेजों के आने से पहले राष्ट्र रहा है और अंग्रेजों के जाने के बाद भी राष्ट्र रहेगा। और उसके लिए बहुत सारे वो उदाहरण इसका देते हैं कि किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने अलग अलग जगहों पर तीर्थ स्थल की स्थापना की और वहाँ वो पैदल यात्रा करके जाते थे ताकि सांस्कृतिक रूप से हम लोग, बहुत सारा उदाहरण वो देते हैं और वो बताते हैं कि हम राष्ट्र नहीं थे तो फिर अंग्रेज आकर के हम पर क्यों एक देश के रूप में शासन करने लगे। बहुत सारा तर्क उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी और गांधी मांगवे में भी बहुत जगहों पर उन्होंने दिया है। मैं उन्हें छोड़ रहा हूं और वो बताते हैं कि वो जो राष्ट्रीयता का जो विशेषता है, तो सबसे पहले तो प्राचीनता, हमारी राष्ट्रीयता बहुत ही प्राचीन है। और दूसरी वो विशेषता बताते हैं कि वो जो है सामासिकता है कि विभिन्न कालों में अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न समूहों के लोग, विभिन्न नस्लों के लोग यहाँ आए, लेकिन वो यहीं के बस गए, यहीं के होकर रह गए। हमारी संस्कृति में ऐसी क्षमता थी कि हमने दूसरों को भी स्वीकार किया। सहिष्णु सिर्फ नहीं थे हम, बल्कि हमने स्वीकार भी किया उनको और उनको हमने अपने में समाहित कर लिया। तो ये भारतीय संस्कृति की और भारतीय परंपरा की, भारतीय राष्ट्रवाद की एक विशेषता है। और दूसरी हमारी यह विशेषता है, जिस तरह से हिटलर और मुसोलिनी का, वहाँ का जो जर्मनी का पश्चिम का जो राष्ट्रवाद था, वो दूसरे देशों पर आक्रमण करके अपना और वहाँ के समूहों को दबा करके गैस चैम्बर में मार करके राष्ट्रवाद, वो हमारा नहीं था। हमारा जो राष्ट्रवाद था, हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की और आपस में मिलजुल कर रहने की बात की। हम अपने राष्ट्र का उत्थान इसलिए करना चाहते हैं कि राष्ट्र के माध्यम से हम पूरे विश्व का उत्थान करना चाहते हैं। तो हमारा राष्ट्रवाद इस तरह का है। ये गांधी ने उसको पूरे अपने विभिन्न जगहों पर उन्होंने स्पष्ट किया है। और आप देखिएगा उनकी जो पुस्तक है, बहुत ही चर्चित और छोटी सी पुस्तक हिंद स्वराज, तो उसमें भी उन्होंने इन तमाम चीज़ों को विश्लेषित किया है। एक तो ये बात। और तीसरे खंड में जो हमने अम्बेडकर के राष्ट्रवाद की चर्चा की है, उसमें हमने बताया है कि अम्बेडकर साहब भी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। मैंने अम्बेडकर वाङ्मय के बहुत जगहों से संदर्भ लेकर के उसमें दिया भी है। उन्होंने माना है कि राष्ट्रवाद एक बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को जगाए बिना कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। और लेकिन उनका जो विचार है वो गांधी से थोड़ा भिन्न है। जैसे कि गांधी विशेषता मानते हैं भारतीय संस्कृति की, ये बहुत प्राचीन है। अम्बेडकर कहते हैं कि ये कोई विशेषता नहीं है कि कोई संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितना नवीन है, ये विशेषता नहीं हो सकती है। विशेषता क्या होगी कि उसका क्या मूल्य है, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इस बात पर वो जोर देते हैं। और वो लेकिन वो भी मानते हैं कि आप आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि भारतीय संस्कृति के विरोधी थे, सब कुछ का विरोधी नहीं थे। वो मानते हैं कि भारतीय संस्कृति में भी उदात्त मूल्य रहे हैं। जैसे देखिए बौद्ध परंपरा को उन्होंने अपनाया, वो भारतीय संस्कृति का ही एक अंग था। लेकिन उनका कहना है कि जो हमारे उदात्त मूल्य हैं, जो उपयोगी मूल्य हैं, जिनका राष्ट्र निर्माण में उपयोग है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और जो कालांतर में हमारे संस्कृति में विकृतियाँ आ गई, चाहे वह अस्पृश्यता के रूप में आया हो, महिलाओं की अधिकारहीनता के रूप में आया हो, या जिस भी तरीके से आया हो, उसे हम छोड़ भी दें। ये नहीं कि संस्कृति में सब कुछ बेहतर ही है, ये प्रवृत्ति भी गलत है, और संस्कृति में सब कुछ खराब ही है, ये प्रवृत्ति भी गलत है। तो दोनों का वो विरोध करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर है दोनों के विचारों में। लेकिन
मैं निष्कर्ष के रूप में यह कहना चाहता हूँ कि तमाम अंतर के बावजूद दोनों ही विचारक राष्ट्र से प्रेम करते थे और दोनों ही ये मानते थे कि भारतीय जनता, भारत के आम लोग, उसका हित होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए। और जब दोनों कार्य कर रहे थे उस समय दो समस्या आए थे, आप सभी जानते हैं। एक पहली समस्या तो थी कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, हमारी जो बाह्य गुलामी थी, और दूसरी समस्या थी हमारी आंतरिक गुलामी या आंतरिक कुरीति, जो भी आप उसे कहिए, जो कि हम आपस में भिन्न भिन्न रूप में थे। हमारे बीच असमानता थी, आर्थिक असमानता भी थी, सामाजिक असमानता भी थी। तो मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि दोनों विचारक दोनों चीज़ों का विरोध करते हैं, दोनों से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन उसमें अंतर ये है कि गांधी यह मानते हैं हमको पहले अंग्रेजी साम्राज्यवाद को खत्म करना है। अगर अंग्रेजी साम्राज्यवाद खत्म हो गया तो हमारी ये आर्थिक और सामाजिक बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी, या हम लोग बाद में मिलजुल कर इसको समाप्त कर लेंगे। लेकिन अम्बेडकर यह मानते हैं हमको पहले अपनी सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी कारण गुलाम हुए। अगर ये हमारी सामाजिक कमजोरी नहीं रहती, हम आपस में बटे हुए नहीं रहते, तो हम गुलाम होते ही नहीं। पहले उस कारण को वो खत्म करना है, तब अंग्रेजों को भगाना है। और अंग्रेज अगर भाग भी गए, अगर हमारी आर्थिक और सामाजिक बुराई नहीं खत्म हुई, असमानता नहीं खत्म हुई, तो हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने संविधान सभा में भी सारी बातें रखी है। और चूंकि समय हो गया है, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है कि शायद इसी का परिणाम है कि चांद पर पहुंचने के लिए तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजियां हैं, लेकिन गटर साफ करने के लिए आज भी कोई उतनी ढंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। आज भी प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। क्या ये उसका परिणाम कहा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही सही कहा है। और अंबेडकर साहब जिस समाज की कल्पना करते थे और जिस शासन की कल्पना करते थे, वो वास्तव में आ नहीं पाया। और संविधान में भी वो अपने उन सभी प्रावधानों को नहीं ला पाए। इसलिए वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा जब संविधान बनने के बाद कि मैं बहुत मुश्किल से इसमें कुछ कुछ प्रावधान दे पाया हूँ, कि मैं अकेला बनाने वाला नहीं था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चीजें मैं इसमें डाल ही नहीं पाया हूँ। तो इसलिए इसको करने की जरूरत था। और वो चाहते थे कि सरकार जो हो, वो सत्ता जो हो, वो बहुमत के पक्ष में नहीं हो। सिर्फ बहुमत तो कभी कभी जो है वो गलत निर्णय भी दे देता है, लेकिन वो आम जनता के सापेक्ष, आम लोगों के सापेक्ष, बहुजन समाज के सापेक्ष, अंतिम व्यक्ति के सापेक्ष। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है, जब हम दलितों के हित की बात करते हैं तो हमको राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है। ये गलत है। दलितों का हित राष्ट्र का हित है, ये समझने की हमको जरूरत है। क्योंकि हम अपने राष्ट्र के किसी एक अंग को अपंग रख करके उसको हम, अगर मान लीजिए अभी मेरा, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मेरा ये हाथ टूटा हुआ रहता, तो मुझे कंप्लीट मनुष्य नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हमको समाज के सभी अंग जब तक हमारे विकसित नहीं होंगे तो वो, और उसमें भी सबसे प्राथमिकता हमको जो वंचित वर्ग है उसको हमें प्राथमिकता देना पड़ेगा। अगर वो हमारे राष्ट्र के अंग हैं तो उनको भी महसूस होना चाहिए कि ये राष्ट्र हमारा है, ये राष्ट्र हमारे लिए सोच रहा है। उनकी सहभागिता और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आप सवाल बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, आपने संविधान की बात की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि पहले हमारे राष्ट्रपति भी थे, वो उस कमेटी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे। कुछ समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आया संविधान निर्माता के रूप में, लेकिन 1970 के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया। उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं, ऐसा क्यों? और एक और मैं प्रश्न जोड़ दूं, जो प्रावधान उन्होंने डाले थे वो कुछ समय, मैं वही प्रश्न दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कुछ समय के लिए डाले थे कि जैसे जैसे स्थिति सुधरेगी वो प्रावधान हट जाएगा, कुछ वो समय बाउंड था। लेकिन आज जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट भी उस वर्ग से आते हैं, तो हमें क्या, हम नहीं लगता कि अब आरक्षण उन वंचित वर्ग को दिया जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से? जी जी जी, देखिए इसमें तो सबसे पहले जो है आपको ये समझने की जरूरत है कि मान लीजिए अगर हम अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं तो कष्ट क्यों होता है किसी वर्ग को? कष्ट नहीं आप समझिए, आपकी बात को समझ रहे हैं। हम नहीं कहेंगे, सब नहीं है अंबेडकर। अंबेडकर भारतीय संविधान का सिर्फ एक सदस्य है, तो उससे क्या अंतर पड़ता है? संविधान निर्माता कहने से अंबेडकर को थोड़ी कुछ मिल रहा है।
या अम्बेडकर को कहने से हमको कष्ट क्यों होने लगता है? आज तो सुनिए, डॉक्टर राजेंद्र प्लीज प्रसाद जी मैडम, आपकी बात मैं समझ गया, थोड़ा सा बोलने दीजिए, एक मिनट आप समय बोलने दीजिए। मैं न तो अम्बेडकर का भक्त हूँ और न आपको ये भी बता दूं मैं दलित भी नहीं हूँ। नहीं, मैं भी- इसलिए आप मैं- थोड़ा मैं- सुनिए मैं- मेरी बात। मैं भी हूँ, किसी एक मिनट का सुनिए नहीं मैडम, एक मिनट सुनिए, मैं तर्कपूर्ण बात कर रहा हूँ आपको कि आखिर देखिए क्यों उनको संविधान निर्माता माना गया। निश्चित रूप से वो मात्र एक सदस्य थे, लेकिन आप देखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी को पूरा पढ़िए तो सारा मेन सदस्य बहुत विद्वान, कोई बीमार पड़ गया, कोई मर गया, कोई हेरा गया, कोई विदेश चला गया, किसी ने समय नहीं दिया। इस व्यक्ति ने दिन रात जग करके अपना काम छोड़ करके इसको किया। ये बात है कि इसकी भावना थी कि बन क्यों उसको जरूरत थी, दूसरे को जरूरत थी, उसका संविधान तो था ही मनुस्मृति, दूसरे को जरूरत नहीं थी। नहीं, ये तो समझिए, आप पूरी बात को समझ लीजिए, आपकी बात को समझ लीजिए, पर सुनिए तो इसको जरूरत थी बेचारे को। सर संविधान को इसकी जरूरत थी उसको, और लोगों को जरूरत थी, लोग तो बड़े बड़े लोग थे, आगे संविधान सभा में हो गया। इसने बेचारे ने कुछ नहीं था, समान सदस्य आप कह रहे हैं, लेकिन दिन रात लग भिड़ करके उसको तैयार किया, इसलिए उनको संविधान निर्माता कहा जाता मेरा प्रश्न वो है। नहीं लेकिन था। पल पूरी बात तो सुनिए ना, अभी आक्षर प्रश्न बोले ही नहीं, आप यही परेशान हो रहे हैं। अभी तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं, आपका तो मुद्दा आरक्षण है, उस पर मैं बताता हूँ आपको, ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ सर एक मिनट सर, अम्बेडकर साहब को दलितों का नेता और राजा राम मोहन राय को राष्ट्र निर्माता, ये किसने कहा भाई? ये किसने तय किया कि राजा राम मोहन राय? गांधी जी को सुनिए राष्ट्रपिता पहले, किसने कहा? आप सुनिए तो पहले, आप यही आदत अपनी गलत है। वो गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा दिया, आप बताइए। एक राजा राम मोहन राय ने क्या किया, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, इन्होंने क्या किया, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बंगाल में काम किया। सती प्रथा से कितने लोग प्रभावित थे? सिर्फ सवर्ण महिलाएं, सिर्फ सवर्ण महिलाएं, दलित महिलाएं प्रभावित भी नहीं थी। अम्बेडकर का क्या काम है पता है आपको? अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया? कानून मंत्री के पद से उन्होंने किसके लिए इस्तीफा दिया है? दलितों के लिए नहीं दिया है, महिलाओं के लिए, उसमें भी सवर्ण महिलाओं के लिए। तो समझिए बात, सारा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अम्बेडकर का भी इतना बड़ा योगदान है तो वो सिर्फ दलितों का मसीहा कहलाता है, और ये और लोग हो जाते हैं राष्ट्र नेता। ये हमको समझना चाहिए, और उनको संविधान निर्माता कहने को हमको कष्ट होने लगता है, तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और आरक्षण के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण जो है निश्चित रूप से अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ओवरऑल जीवन काल के नहीं होना चाहिए। देखिए आरक्षण वो नहीं होना चाहिए, कौन कह रहा होना चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि दलितों को आरक्षण मिलता है, सवर्णों को बहुत कष्ट होने लगता है, ओबीसी को भी कष्ट होता है, ऐसा नहीं ओबीसी को नहीं होता, ईबीसी को भी होने लगता है। और वही आरक्षण जो है जब जो है ईडब्ल्यूएस को मिल जाता है तो हमको सुख होने लगता है। वही आरक्षण जो है, आरक्षण वही जो है, अगर हम ये कह दें सर नहीं आरक्षण तो मैं नहीं कह रहा हूँ सर, अगर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल मिलना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, आप नहीं, आपकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए हमको सबसे पहले अपने वर्ग के सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष होकर बात करना पड़ेगा, क्लासलेस होकर के। हम दलित हैं सिर्फ इसलिए आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं कि हमको आरक्षण मिल रहा है, इसलिए कर रहे समर्थन, तो वो गलत है। अगर हम सवर्ण हैं, पूरी आप पूरी सुनते हैं नहीं, आपका क्वेश्चन मेरा ये कहना है कि अगर आप आरक्षण के समर्थन, मेरा ये कहना है, देखिए सवाल आरक्षण के समर्थन या विरोध का नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात। सवाल आरक्षण के समर्थन या विरोध का नहीं है, सवाल उसके अंदर की पॉलिटिक्स का है। पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? तुम समर्थन कर रहे हो तो क्यों? क्योंकि हमको मिलते रहना चाहिए सदा के लिए, तो वो भी गलत। अगर विरोध कर रहे हो क्यों? हमको नहीं मिला उसको मिल गया, ये भी गलत। तो सवाल ये है आरक्षण का उद्देश्य क्या है, आरक्षण की जो मूल भावना क्या है? मूल भावना आर्थिक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। बार बार आप लोग आर्थिक नहीं, आर्थिक है ही नहीं, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। नहीं इसी को उत्तर दूंगी, नहीं सुनिए मैडम, मैं अगर दलित अभी रहता तो मैं इतना बड़े बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा विद्वान कोई था पूरे विश्व में, उनको जब कागज दिया जाता था फेंक कर दिया जाता था, तो कहाँ दिया हुआ? पैसा भी था, डिग्री भी थी, क्यों फेंक कर दिया जाता था? तो आरक्षण सुनिए, समझिए बात। नहीं अंतिम सुने, बस सर खत्म कर रहे हैं, बस लास्ट लाइन सर खत्म कर रहे हैं। केवल देश निर्माण के हित में आज जब युवा भटकने लग रहा है, इसलिए समस्या है। केवल जब सामान्य वर्ग को 98% पे भी वो जगह नहीं मिल रही है जहाँ 45% को मिल जा रही है, तो देश भटक रहा है, बस ये कारण है। मैडम आरक्षण जो मैं सर बताऊँ, आरक्षण भारत में कब लागू हुआ? संविधान के बाद नहीं लागू हुआ है। आरक्षण भारत में तब लागू हुआ जबकि वन व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई।
वर्ण व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी आरक्षण की व्यवस्था है। वो आरक्षित है, फलाना ये काम करेगा, फलाना यही, उससे हमको दिक्कत नहीं होती है, वो हमको बहुत पसंद आता है। और ये वाला वो दिक्कत होने लगती है। वो सबसे ज़्यादा दिनों तक चला है, सदियों तक चला है, इसमें वो दिक्कत नहीं है। और दिक्कत ये देखिए, अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं तो मुझे नौकरी नहीं लगी, मेरे छोटे भाई की नौकरी लगी, तो राष्ट्र का ही उत्थान हुआ, ये मान के आप चलिए ना, वो नहीं है हमारे पास। तो इसलिए इस सभी चीज़ों को हमको अपने जाति, अपने वर्ग के सापेक्ष होकर के राष्ट्र फर्स्ट, इसको जब तक ध्यान में रखेंगे तो जैसे कि आप बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें, मुझे आप बताइए जो दलितों का ही आरक्षण है, मैं नहीं देखता हूं कि दलितों के आरक्षण में दलितों का उद्धार हुआ है। जो व्यक्ति, मैं इस विचारधारा को मानता हूं, जैसे आप बात करें शिक्षा पर, शिक्षा एकदम निःशुल्क हो, शिक्षा आप निःशुल्क कीजिए, बट एक और जो है कि एक व्यक्ति एक आरक्षण। यदि आप एक बार एक शिक्षक आप बन गए हैं, फिर आपके बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? क्योंकि आप तो एक समाज में आप उठ चुके हैं। वो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अब दीजिए, सुधार करते रहिए ना, आप कहाँ उतर वही बात तो हो रही है। सुधार की संभावना है, मैं नहीं कह रहा एक मिनट, धन्यवाद के पात्र हैं सब लोग, धैर्य से बैठे रहे। और अंतिम वक्ता पे ज्यादा प्रहार किया गया। टॉपिक रोचक भी है, इसलिए भाषा भी अच्छा हुआ। क्योंकि अब उधर भूख भी लगी है, वो भी देखना है। पहली बात, मैं आपको अभी यहीं से जो प्रतिभागी मेरे पढ़े हैं, मैं उनका सर्टिफिकेट इशू करूंगा। सर्टिफिकेट इशू करने के बाद, खुशी के बाद फिर एक खुशी दूंगा कि इनमें से 3 में से इनको प्रथम रखा गया। इसकी घोषणा मुझे कहा गया अधिकारी होने नाते कि आज ही करना, चूंकि विवाद हो जाता है, तो मैंने कर लिया हूँ, इस घोषणा कर दो। पहले सर्टिफिकेट लेना शुरू करते हैं आपसे, सर्टिफिकेट ले और साइन करने में अभी बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा बताया है, नई बात बहुत सुनने को मिला है, इसलिए सब धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू श्री धन्यवाद दीजिए। पहले कहा गया, तब तो मैं खत्म किया। अंत वाला तो सब भला। सबसे ज्यादा प्रहार सर ने किया, लेकिन बहुत अच्छा बचाव। डॉक्टर मंजू श्री, डॉक्टर मंजू श्री कोई है तो आप इसका रणवीर जी, आप लोग बैठे, एकाएक पूरा जगह मेरा इसी से लेना। ठीक यहाँ रखिए। आइए ठीक, सर्टिफिकेट पे सबको इधर ऐसे नहीं। सब कहा जाएगा इसमें, सब साइन वगैरह सब आएगा ना। थैंक यू सर। मनीष कुमार, चलिए देखा ओझा, सर यहाँ से ले लेंगे। नाम वगैरह देखिएगा। और ऐसा उधर से आप वहाँ से लीजिए सर, तब बैनर आएगा। कहीं यहाँ पे मैडम साइन, मैडम साइन, मैडम बैठ गया था। वहीं उधर से अपना रितेश कुमार ठाकुर, हमको जिन चीज को लेना है उसको ले लेंगे। भैया मेरा फिक्स बनाना चाहिए। रितेश कुमार ठाकुर, चलिए हो गया, धन्यवाद। साइन कीजिए, साइन कीजिए। साइड में
पढ़ लीजिएगा। नहीं ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। लास्ट को दे दें। संवाद जाएगा आज शाम वीडियो में से मिलेगा सर? माजिद अंसारी। जी जी मिलेगा। मिल जाएगा? ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया लेकिन मिलेगा। थोड़ा सा कट गया था बीच में। ग्रुप पर है ना, ग्रुप पर फोन मिल गया आपका पढ़ते हो कि हम ग्रुप पे डाले हुए हैं? हाँ तो नाम की प्रदीप कुमार। प्रदीप जी। यस 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 सर। साइन। ओ सब फोटो ताली पे बजाई। ज्योति श्रीवास्तव। ज्योति श्रीवास्तव। हाँ जी। करता है सबसे ज्यादा प्रश्न। मैंने कहा ताली बजाई भाई, सबसे ज़्यादा प्रश्न किए हैं। थैंक यू सर। स्मिता पांडे। स्मिता पांडे। आ जाएंगे वहाँ पे। जरूर सर। कहीं भी विभाग में पता चल सकता है भैया का ही वीडियो ये जगह आता है और किसी मोबाइल काम नहीं करता है यहाँ पर, इसीलिए लाइव नहीं चला देते। जुगल परवीन। सर मुझे ऐसे कैसे जगह पे मिलेगा? आए हैं जहाँ पे लगे सीट है। कहीं कुछ करेक्शन भी नहीं हो, आप आसानी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए। ईमेल पे भेज दीजिए। इनका फोटो लीजिए भाई, कोई फोटो लेना वाला नहीं है। क्या भाई? हाँ नेहा सिंह। नेहा सिंह। वीडियो फोटो सब हो पूरे सब कार्यक्रम मैडम साइन। सुबोध श्रीवास्तव। सुबोध श्रीवास्तव। सीढ़ी होगा 4-5 को, एक को नहीं। अच्छा, अलग अलग तरह का है। अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। आकांक्षा प्रजापति। साइंस कमलेश अहिरवार। कमलेश अहिरवार। सर लास्ट में एक फोटो। पुष्पलता। और सब ठीक है। यही है सबका नाम नहीं वाला कल्पना ना, ठीक है हाँ। सामने भी देख लीजिए ऐसा लगा।
और सबको विश्वास हो तो नीरज सर का मोबाइल काफी है, अच्छा फोटो आ और जाते ग्रुप में जाएगा। प्रवीण गुप्ता। समित नस्कर। नमस्कार जी। सुमन भैया हाँ हाँ हो रहा है। मेरा कुमारी दुबे। दोनों से लीजिए जी जी, अच्छा रहे। पुरस्कार हमेशा दोनों हाथों से। अंकित समाधिया। अंकित एक फोटो आप लोगों के साथ ग्रुप फोटो होगा लास्ट में, ग्रुप फोटो होगा। सुधांशु शेखर। अंत भला तो सब भला। आपने बहुत अच्छे से किया, वो सबको सुना बारी बारी से। सर इधर एक बात कर दोगे, फोटो काट देगी तो फिर से एक फोटो। ये तो रही सर्टिफिकेट बांटने की बात। आपने जो पढ़ा, शोध पत्र आए 23 की संख्या में आए। समय भी था 1 बजे तक। मैंने नियम से चला नहीं, नियम को तोड़ते हुए, आपकी इज्जत को बचाते हुए, आपको सुनते हुए, आपको समय लगते हुए मैंने खाना को छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया। बधाई के पात्र समय है। और इसमें आपको कहा कि मुझे किन एक को चयन करना है, तो मैंने उस क्रम संख्या में मैंने 5-6 व्यक्ति को चुना पड़ा। सर भी सहयोग किया। उसमें से हम चाहेंगे कि घोषणा ही करें। मैं उनको नहीं, घोषणा तो आप ही करेंगे ना अध्यक्ष साहब। मैं कुछ बोल देता हूँ। आप सर बोलिए सर। घोषणा तो आप ही करेंगे। देखिए 23 पेपर आए हैं और सभी का पेपर, कुछ तो परफॉर्मेंस अच्छा था, बोलते थे, कुछ का पेपर थोड़ा कमज़ोर था, किसी का पेपर बहुत अच्छा था तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर था। हमने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें 5 विषय है। विषय केंद्रित हमारा विषय है शैव दर्शन। तो अपेक्षा ये थी कि शैव दर्शन से संबंधित, समाज के से संबंधित पेपर होना चाहिए, पर हमारे पास 3 ही ऐसे पेपर थे जो विषय केंद्रित थे, बाकी विषय केंद्रित नहीं थे, समाज पे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला है विषय केंद्रित, दूसरा है शोध पत्र की लेखन पद्धति, कैसे उसमें रेफरेंस देना है, कैसे उसमें आर्गूमेंट करना है, ये 2 सारी चीज़ें हैं। तीसरी है शोध प्रविधि, आप किस तरह से मेथोडोलॉजी का यूज़ किया है राइटिंग में, बोलने की बात है। चौथा है भाषा, और 5वां है आपका ओवरऑल प्रदर्शन, जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं और आपने जो किया। ये 5 क्राइटेरिया हमने टेंटेटिव बनाया है। इस आधार पे 23 में से हम लोगों ने छाटा है 8 पेपर, उनमें से हमने सेलेक्ट किए। तो 8 पेपर में हम उनमें से, जैसे आपका पेपर भी अच्छा था, लेकिन इनका जो राइटिंग है मतलब अप टू द मार्क, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। कंप्लीट पेपर। हाँ, कंटेंट अच्छा है, लेकिन सब्जेक्ट भी था, इनका टॉपिक पे था, कंटेंट अच्छा था, लेकिन प्रॉपर उसका प्रेजेंटेशन नहीं आ पाया। तो पहले नंबर से आप थोड़ा सा पीछे हो गई हैं। तो मैं नाम लेता हूँ। पहला नंबर में सुधांशु शेखर जी का है। इनका पेपर अप टू द मार्क है, प्रेजेंटेशन भी, परफॉर्मेंस अच्छा है। दूसरे नंबर पे डॉक्टर सुबोध श्रीवास्तव जी हैं। तीसरे पे है आकांक्षा प्रजापति।
चौथे में डॉक्टर रेखा ओझा, पांचवें में डॉक्टर प्रिया कुमारी दुबे, छठवें में मनीष कुमार, सातवें में है स्मिता पांडे और आठवें में अश्विनी कुमार। इन सब का पेपर ठीक था, कुछ टेक्निकली उसमें मिस्टेक थी। ओवरऑल तो मैं यही कहूँगी, आठों को मैं बधाई दे रहा हूँ, और जो लोग नहीं हैं क्रम में वो भी बधाई के पात्र हैं, केवल उनका परफॉर्मेंस और राइटिंग के बीच कनेक्टिविटी नहीं थी। आधार बहुत अच्छा सर। हाँ, तो ये चीजें अगर थोड़ा सा आगे आने वाले समय में आप कंप्लीट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, है ना। तो लेकिन सुबोध शेखर जी पहले नंबर पे है, उनका पेपर सुधांशु शेखर जी आप मंत्री से आप घोषणा करेंगे। आप सबों ने ध्यानपूर्वक सुना। किसी को कोई कंप्लेन हो, कोई रिमार्क हो, आप फ्रीली बोल सकते हैं, पेपर यही रखा हुआ है। आधार बहुत अच्छा फोटो ले सकते हैं। बस एक बात कहना चाह रही थी, क्राइटेरिया पहले से पता हो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये हमें भी नहीं पता था, अभी हम लोगों ने तय किया अपने विवेक से। इन जनरली ये कि यही क्राइटेरिया होता है पेपर में, सिलेक्शन में। तो अभी चूंकि अभी आपके सामने ये बात है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पहले आपका नाम की घोषणा की जा रही, अदरवाइज बाहर जो है कमेटी के पास जाती थी तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने कहा अभी अगली बार से हमने सजेस्ट किया कि एक ऑब्जर्वर भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम दो इन्वॉल्व रह रहे हैं इस पूरी गतिविधियों में, तो कंप्लीट फोकस होकर हम भी नहीं सुन पा रहे हैं। एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए जिसका केवल काम है पेपर को सुनना पढ़ना, तो उसका भी रिमार्क होना चाहिए। और इनकेस हमारे बीच कुछ विवाद हो जाए तो 3 में से 2 के बहुमत से हम दे सकते हैं। तो अगली बार से हम रिकमेंड करेंगे कि एक ऑब्जर्वर भी हमें बैठाइए, 3 लोगों की सहमति से हम देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा इसकी घोषणा मैं अभी दुबे जी को बोल दूंगा अभी जाकर के, अगला जो होगा सम्मेलन रांची में, उसमें ये प्रक्रिया रहेगा, ये रहेगा ऑब्जर्वर भी मैं कर दूंगा, सेशन दूंगा, ये सिस्टम आप सब में ला दे तो जजमेंट करने में फायदा होगा। करके जान जाएंगे पहले से ये 5 में लाना आपको है तो वो प्रिपेयर वैसे होगा। ऐसे लोग होते कि ले गया डायरी बना ले गया दे दिया पर्ची कर लिया, नहीं, सर्टिफिकेट मिलना प्राइमरी है, लेकिन ये क्राइटेरिया को फुल करना सेकेंडरी है। ये दोनों चीजें, प्राइमरी हुआ कि सर्टिफिकेट आपको मिल गया सर्टिफिकेट काम देगा, लेकिन ये सिस्टम यहाँ के लिए काम देगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएंगे, इसमें ये क्राइटेरिया चाहिए पांचों। मैं आज कमेटी बोल दूंगा, ये आप पहले घोषणा कर दिए। आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन पेपर अप टू द बहुत राइटिंग में नहीं हाँ वो है ना, नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये आज से ही लागू हुआ है, इसलिए हम भी आपको पहले आज के 3 अगली बार के लिए जो कमी है वो भी बता रहे। हाँ मेथोडोलॉजी हो गया ना, हो गए। सुधांशु शेखर जी, सुधांशु शेखर जी, पहले सुधांशु जी जाइए, आप सुधांशु जी इधर आ जाइए। आपको ये वाला सर्टिफिकेट शायद बाद में मिलेगा, घोषणा भी होगा, घोषणा हो रहा है। चलिए तो इधर प्रमाण पत्र लेकर आए साथ में सब, हमको भी मिल गया। सर सुनिए ना, आप लोग आगे कुर्सी पर बैठ जाइए, पीछे खड़ा हो जाइए। मेरा ले लीजिए सर्टिफिकेट, उसमें पीछे सर्टिफिकेट ले लीजिए, मेरा ले लीजिए। आइए सर, आइए कुछ आदमी बैठना पड़ेगा। सिस्टम चला और जब सुने होंगे कि सुधांशु जी आप उधर से बैठ जाइए, ठीक है। सुधांशु जी आगे, और प्रतिभागी है सर, और आप बैठिए ना, फोटो खिंचाने खाली नहीं लेना, फोटो खिंचाने के लिए फिर खाली का अपना लगाइए, अपना वाला लीजिए। आप वहाँ प्रतिभागी है। कैमरा को वहाँ पे रख लिया जाए। फोटो लीजिए ना, कोई लीजिए, फिर हम ऐसे सर्टिफिकेट से इसको हटा दीजिए। नहीं वहाँ पे फोटो कोई लीजिए ना, टाइमर सेट फोटो खींची, फोटो लीजिए, कोई एक आदमी जो फोटो लेते हैं अपने फोटो खींचिए भाई, आप खींच दो, आप यहाँ से ला के ठीक सेल्फी ले लीजिए, फोटो आ जाएगा ना सबको, आ जाएगा ग्रुप में डाल देना, बस
आप कट रहे हैं। और पीछे चले जाइए। कैमरा में सिंक कर रहा हूँ, उसको सिंक कीजिए ना, आप सब आ रहे हैं। वहीं से सिंक कीजिए ना हाथ से। आप भी आ रहा है क्या? अब उसमें ओके स्मार्ट प्लीज। थैंक यू। मेरा भी। मेरा आ रहा है इधर आ गया नीचे थोड़ा सा इधर आ करने गया के बेटर चलिए थैंक यू आज के टीम में आज जो हमारे यहाँ पढ़ा गया सही से प्रतिभागी भाग लिया, उसमें सबसे प्रिय सबसे सर्वोत्तम का पुरस्कार आज जो घोषणा कर रहा हूँ वह सुधांशु शेखर जी। संजय ये हटा लीजिए, अब इसको बंद कर लीजिए। आप बीच में आ जाइएगा। एक फोटो ले मेरा ये हाँ मेरा एक मेरे साथ फोटो ले। भूख लगी है अब सुधांशु भैया, सुधांशु भैया ये कैमरा बंद कीजिए। चलिए भूख लगी है, अब हम नाश्ता नहीं किए हैं, वो ब्रेड पकौड़ा खिला रहा था तो हम नहीं खाए। हाँ हाँ सब बैनर पे आए। बैठने के बाद फटाफट आने वाले बीच में आ जाइए, सब लोग बीच में आइए, बीच में जम्मू वाले से जम्मू में आइए। नहीं होगा ये तुम्हारा है। ये बस सब आ जाओ इधर। एक बार सुधांशु पेपर का थोड़ा सा बैक हट जाइए, लेट हो रही थोड़ा सा तभी वाली फोटो ठीक है। थोड़ा सा आराम से बहुत बहुत बधाई सबको। उनका बधाई। आपको भी मेरा भी एक फोटो मेरे अरे यार फोटो खाना छूट जाएगा सब। अच्छा सबसे लास्ट टाइम इतना टाइम कोई नहीं दिया जितना हम लोग दिए हैं। अगर और ज्यादा टाइम लेते तो और भी लेट हो जाए। लेकिन अगर 23 लोग से ज्यादा लोग होते तो फिर हम लोग को 2-2 मिनट ही मिलता। बहुत वैसे भी कम 2-2 मिनट ही मिलते। चलिए आप एक बार आइए ना, खाना धन्यवाद। खाना छूट जाएगा। अच्छा